हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग जब एक्सरेज पढ़ रहे थे तो मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरेज पूरा पढ़ चुके हैं। और अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होता क्या है और इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ही क्यों रखा गया है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का नाम, पहली बात तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक मेटल का कैरेक्टर बता देता है। मतलब कैरेक्टर जज नहीं कर रहा है पर उसका मतलब वो मेटल के बारे में बता देता है कि किस टाइप का मेटल है, कौन सा मेटल है, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा गया है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इस एक्सरेज के थ्रू वो चीज जज हो जाती है, ठीक है। अब कैसे जज होती है वो बताता हूं मैं तुम लोग को। याद है हम लोग जब कूलिज ट्यूब की बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत तेज, मतलब अराउंड 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहे थे, याद है? तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज आके टकराए थे टारगेट मेटल पे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स इतने तेज थे, इतने ज्यादा तेज थे वो इलेक्ट्रॉन्स कि अगर हम एक किसी एटम की बात करें, सर ये एटम कहां से आ गया? अरे टारगेट मेटल है ना, टारगेट मेटल है तो मेटल का कोई ना कोई एटम्स तो होंगे ना। तो मेटल के जो एटम्स है ना, हम एटॉमिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए आ रहे हैं और हम मेटल के एटम के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा होगा बहुत तेज भागता हुआ तो इसको कैसा डर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज आ रहा है, ये बहुत तेज आ रहा है। अब क्या होता है, पहला शेल का नाम होता है के शेल, ऐसे ही होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दूसरे शेल का नाम होता है एल शेल, तीसरे शेल का नाम होता है एम शेल, उसके आगे की मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो एक बहुत तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं। दूसरे में कितने होते हैं? आठ होते हैं। सर आप एक ही क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं पूरा शेल भी तो नहीं बना रहा, तो मैं तो रैंडम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, ठीक है। तीसरे शेल में भी कितने की कुछ तो होते होंगे, हमें तो कुछ थोड़े बहुत बना लेता हूँ, बस इतने बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो ये हमारा है न्यूक्लियस ऑफ द एटम, के शेल, एल शेल, एम शेल, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब जब यहां से बहुत तेज एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत तेज जब ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या कर सकता है मालूम है? इसके पास क्या पावर है? इसके पास ये पावर है कि ये नीला वाला इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं वो नीला इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग कलर से बनाते हैं। नीला वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जो भागता हुआ आ रहा है। काले वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो एटम के अंदर है, ठीक है। तो इसके पास क्या पावर है कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये टकराएगा, ये टकराएगा। अच्छा सर, सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे क्या? नहीं, सारे नहीं टकराएंगे, सारे नहीं टकराएंगे। जो हम पढ़ चुके हैं वो तो वैलिड था ही। उसमें क्या करा था हमने? उसमें हमने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन आया 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 आया, ऐसे बेंड होकर उस तरफ निकल गया, बिना कहीं टकराए ऐसे निकल गया। कोई इलेक्ट्रॉन आया 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 आया, रुका और वापस चला गया। कोई इलेक्ट्रॉन आया इस तरफ चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन आया ऐसा घूम गया, कोई इलेक्ट्रॉन आया ऐसा घूम गया। तो वो जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हो जाएंगे, और जितना वो डेविएट होंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वो कितनी एनर्जी लूज करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन सीधा आया और मान लो वो कहीं नहीं टकराया, सीधे ही निकल गया, समहाउ सीधे ही निकल गया, तो वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता, वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता। कोई इलेक्ट्रॉन आया और हल्का सा डेविएट हुआ, मतलब वो थोड़ी सी एनर्जी लूज करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन आया और रुक ही गया, रिपल्शन की वजह से या टकराने की वजह से रुक ही गया, रुक गया, इसका मतलब ये होता है कि वो आके रुक गया, मतलब वो पूरी एनर्जी लूज करता है, ठीक है। तो वो कितनी लूज कर रहा था? ईवी है, तो वो तो है ही, वो तो वैलिड है ही। वो कंटिन्यूअस एक्सरेज बन गई उससे। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो आए और सीधा इलेक्ट्रॉन से ही टकरा गए। जब ये सीधा का सीधा इलेक्ट्रॉन से ही टकरा जाएंगे तो पता है क्या होगा? तो पता है क्या होगा? तो ये जो एटम है ना, इसका ये न्यूक्लियस है, ये वही न्यूक्लियस है। थोड़ा टेढ़ा आड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, वही है ये इसका है के शेल, ये इसका है एल शेल और ये इसका है एम शेल। अब पहले पहले की बात करें अगर हम, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां भी था, यहां भी थे, यहां भी तीन थे, लेकिन ये जब टकराता है ना तो क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आके टकराता है तो काले वाले इलेक्ट्रॉन को कोलिजन की वजह से एनर्जी मिलती है और ये भाग जाता है। और नीला इलेक्ट्रॉन भी रुकता नहीं है, नीला इलेक्ट्रॉन भी टकराया है, वो भी किसी भी डायरेक्शन में भाग जाता है। मतलब ओवरऑल हुआ क्या? ओवरऑल होता यह है कि वेकेंसी क्रिएट हो जाती है, वेकेंसी गेट्स क्रिएटेड। कहां वेकेंसी बना दी? इस इलेक्ट्रॉन ने आके टकराया और के शेल के इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, के शेल का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। क्या दिख रहा है? यहां तीन इलेक्ट्रॉन्स, यहां कितने बनाए थे? चार बनाए थे ना, चार ही बना लेते हैं, यहां चार दिख रहे हैं। और के शेल वाला इलेक्ट्रॉन गया, गया भाई गया, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, पूरी तरीके से चला गया यहां से इसको छोड़ के। तो जब के शेल वाला इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इसको छोड़ के चला गया है, तो अब जब के शेल वाला इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इसको छोड़ के चला गया है, तो अब ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिख रहा है कि यहां पर वो गायब हो गया है।
ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन, एल और एम जो है वो के से तो दूर ही होते हैं ना न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस से ये दूर है। दूर मतलब होता है ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी हम न्यूक्लियस से दूरी बढ़ाते हैं एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं और दुनिया में हर एक चीज चाहती है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज चाहती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। जैसे अगर इस पेन को मैं यहां से छोड़ूंगा तो कहां जाता है, नीचे जाता है। क्यों? ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। कौन है सिस्टम? सिस्टम है यहां पर पेन, एयर और अर्थ। इस सबको मिला के जो हमारा सिस्टम है उन सबका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूं और ये नीचे जाता है। सिमिलरली अगर मैं एक हीलियम बलून को यहां से छोड़ता हूं तो वो कहां जाता है, वो ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। कौन से सिस्टम की? हीलियम बलून, आसपास की एयर और अर्थ, तीनों की मिला के अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी चेक करोगे तो वो हमेशा कम होगी। दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, दोनों दोनों को पास में छोड़ोगे कहां जाएंगे, दोनों दूर भागेंगे। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। दो चार्ज पार्टिकल दूर दूर रखे उनको छोड़ोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्या करेंगे, पास आएंगे। पास आने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तुम चेक करके देख लो जो भी तुम्हें फॉर्मूले पता है। दुनिया में कोई भी चीज खुद से होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कम करने की ही बात कर रहे हैं अपन लोग, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक मौका है। क्या मौका है? इनके पास एक मौका है अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने का, बाय जंपिंग इनटू के शेल। तो पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या हो सकता है। या तो एक एल शेल का इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में जंप कर देगा, या फिर एक एम शेल का इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में जंप कर देगा। दोनों में से एक चीज होगी, ऐसा नहीं कि दोनों चीजें हो जाएंगी। एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है ना, तो एक ही आ पाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा पता है? उसकी वजह से एक फोटोन रिलीज होगा। दिस इज एक्सरे फोटोन। एक फोटोन रिलीज होगा। दिस इज एक्सरे फोटोन। अच्छा सर, यहां तक तो समझ में आया कि फोटोन रिलीज होगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने इस टाइप की चीज पढ़ी थी कि जब एक अपर शेल से लोअर शेल में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो फोटोन रिलीज करता है। लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि ये एक्सरे का फोटोन होगा? इसलिए बोल दिया भाई मैंने ये एक्सरे का फोटोन होगा क्योंकि जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो गैप्स जो होते हैं वो समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होते हैं। हीलियम में बात करते हैं तो गैप बढ़ जाता है, जब लिथियम में बात करते हैं तो और बड़ा गैप, जब बेरिलियम में बात करते हैं तो और बड़ा गैप। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना, वो गैप बढ़ता जाता है। प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, पता होगा फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, याद है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बढ़ता जाता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला केस। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, पहली बात। और दूसरी चीज, हम लोग बहुत ही ज्यादा एटॉमिक नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये एटॉमिक नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कॉपर अगर यूज कर रहे हो या तुम इस टाइप कोई भी चीज कर रहे हो, जेड इक्वल टू 30, जेड इक्वल टू 40, इस टाइप की चीजें यहां पर यूज हो रही हैं। तो इतना हाई एटॉमिक नंबर में क्या होता है, ये एनर्जी गैप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जो एनर्जी गैप्स होते हैं वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होते हैं। और जब ये एनर्जी गैप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होते हैं तो जब भी यहां पर एक फोटोन निकलेगा तो उसका एनर्जी भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। और जब एनर्जी ऑफ फोटोन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको एक्सरे। जब एनर्जी ऑफ फोटोन, या फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कहां से कहां तक एक्सरेज बोल रहे थे, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जनरली ये ये मतलब ऐसे तो कोई डिवीजन नहीं होता है कि कहां पर एग्जैक्टली अपन छोड़ेंगे, बट ये सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला तरीका है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो फोटॉन्स निकलते हैं ये इस वेवलेंथ के बीच के निकलते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड एक्सरे फोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता सकता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ही क्यों था? इसलिए था क्योंकि तुम सोचो, अगर तुमने ये मेटल चेंज किया, अगर तुमने जो एटम यूज हो रहा है ना यहां पर, जो टारगेट मेटल यूज हो रहा है, ये टारगेट मेटल का एटम बनाया है मैंने ऐसा वाला, अगर मैंने ये टारगेट मेटल चेंज किया तो ये गैप्स चेंज हो जाएंगे। तो ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन आके फिर से के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, लेकिन अगर मेटल अलग होगा तो इस फोटोन की एनर्जी बदल जाएगी। अगर मेटल अलग होगा तो इस फोटोन की भी एनर्जी बदल जाएगी। तो जिस एनर्जी का फोटोन यहां से रिलीज होता है, या जिस वेवलेंथ का फोटोन यहां से रिलीज होता है, या जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहां से रिलीज होता है, वो डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है। यानी कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल कि एक्सरे का एनर्जी कितना होगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल कि एक्सरे का एनर्जी कितना होगा, इसलिए इसका नाम रखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या कहानी बताई मैंने। बहुत सिंपल सी चीज थी, भागा भागा आया, टकराया, खुद भी गया, इसको भी भगाया, खाली जगह देखी, इनकी हाई एनर्जी थी, इनको लगा खाली जगह है, एनर्जी कम करने का अच्छा मौका है, कर लो, अंदर कूद गया ये। या फिर
अंदर कूद गया ये, कोई भी एक अंदर कूद गया, जब भी ये अंदर कूदेंगे तो फोटोन रिलीज होगा, इसको बोला एक्सरे फोटोन। ठीक है, तो ये तो अपन की हो गई कहानी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लेते हैं कि जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन आया था ना, इसकी एनर्जी थी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या एक काम करें, वेवलेंथ के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में देखते हैं, वेवलेंथ इसकी थोड़ी लिखेंगे हम, तो फोटोन की वेवलेंथ लिखते हैं। ठीक है, 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ कैसा बन रहा था हमारा एक्सरे का? कुछ कुछ इस टाइप का था, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, ऐसा ग्राफ था। अब तो मैं एक चीज बताऊं, मैं ग्राफ में क्या चेंज होगा, क्योंकि देखो जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस तरह कंटिन्यूअस एक्सरेज जो हमने बनाई थी वो तो रिलीज हो ही रही है साथ में, अब ये वाली एक्सरेज भी रिलीज होने लगी है। ठीक है ना, ये वाली एक्सरेज भी रिलीज होने, तो उसकी वजह से ग्राफ में क्या चेंज आएगा अब मैं बताता हूं। तो मतलब ये वाला ग्राफ हमारा जो कूलिज ट्यूब का था ये इनकम्प्लीट है, कूलिज ट्यूब का ये ग्राफ जो था ये इनकम्प्लीट है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कूलिज ट्यूब का ये ग्राफ सिर्फ कंटिन्यूअस एक्सरेज को बताता था। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात करें तो वो भी इसमें इंक्लूड करना है। अब देखो मैं कैसे इंक्लूड करूंगा, देखो और से देखते जाना, और से देखते जाना, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आया, टकराया और केशल वाले इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, भगा दिया। ठीक है, केशल वाले इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया। अब ये गैप मान लो इस वाले एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको फिल किया, एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने इस गैप को फिल किया। इस गैप की मैं एक रैंडम वैल्यू लेके चल रहा हूं। ठीक है, रैंडम वैल्यू लेके चल रहा हूं, लेट्स से दिस गैप इज ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस गैप इज ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर ये गैप 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो इस एक्सरे का फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अच्छा, ये वेवलेंथ जो होती थी, जो मिनिमम वेवलेंथ जिसको हम लोग बोल रहे थे कि इससे कम वेवलेंथ रिलीज नहीं हो सकती, ये वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू कितना एनर्जी थी? ये करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी थी, जिस मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था। अरे यही तो बोला था ना, फिर से याद दिलाऊं क्या? इलेक्ट्रॉन आया था, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर पूरी एनर्जी लूज करता है तो जो फोटोन रिलीज होता है वो कितने एनर्जी का होगा? उतनी एनर्जी का होगा ना जितनी एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है तो ऐसे एक नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे अलग एनर्जी के भी हैं लेकिन बहुत सारे 40 वाले भी हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से आ रहे हैं, 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से कोई नहीं आ रहा है, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। ठीक है, अब जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए तो इनमें से किसी ने पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर दी, जिसने पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर दी उसने एक फोटोन रिलीज किया, कितने एनर्जी का? 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वेवलेंथ होता है मिनिमम वाला, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे केस में जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर हमेशा इतना ही होता, नहीं, हमेशा नहीं। हमारे केस में दिस वेवलेंथ इज करेस्पॉन्डिंग टू 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सोचो, अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन किस वेवलेंथ कहां लाई कर रहा होगा, तो तुम्हें पता है कि एनर्जी मैंने कम कर दी ना, 40 का मैं बोल रहा हूं ये वाला वेवलेंथ है। 40 के लिए अगर मैं ये वाली वेवलेंथ बोल रहा हूं तो अगर मैं एनर्जी को 1/4 कर रहा हूं तो लैम्डा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो लैम्डा 4 टाइम्स हो जाएगा मतलब मैं यहां कहीं डिस्कस कर रहा हूं, या ये वाला जो लैम्डा होगा ना, दिस विल बी करेस्पॉन्डिंग टू, ये वाला लैम्डा जो होगा, दिस विल बी करेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बार लिख भी देते हैं, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस वेवलेंथ इज करेस्पॉन्डिंग टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अभी तो हम सिर्फ कंटिन्यूस एक्सरेज की बात कर रहे थे। सुनना, फिर से एक बार बताता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ ताकि तुम्हें डाउट की एकदम जगह ही ना रह जाए। सुनो, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिसमें मैं मान रहा हूं कि जो मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना वो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी से फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब जब वो मैक्सिमम एनर्जी से आते हैं तो कंटिन्यूअस एक्सरेज में ऐसा पड़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी एनर्जी लूज कर देगा, यानी कि 40 किलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पूरी लूज हो जाएगी तो फोटोन जो निकलेगा वो भी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। जब फोटोन 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा तो इससे कम वेवलेंथ का फोटोन नहीं निकल सकता, या इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन नहीं निकल सकता। तो जो मिनिमम वेवलेंथ है दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज, ऐसा भी तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लूज करेगा, आएगा और ऐसे बेंड होकर इस तरफ चला जाएगा।
ऐसे आया 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 और ऐसे चला गया, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लिया ये हमने। दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर रहा है तो द वेवलेंथ, तो मतलब जो फोटोन निकलेगा वो भी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, तो उसकी भी कुछ वेवलेंथ होगी। तो मान लेते हैं वो वेवलेंथ है लैम्डा। तो दिस लैम्डा इज करेस्पॉन्डिंग टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं ना कहीं तो ग्राफ में लाए करेगा ना वो वाली वैल्यू, कर गई, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे मेटल में भी बाय चांस एक गैप है जो कि एग्जैक्टली 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। हमारे मेटल में भी एक गैप है, के और एल शेल के बीच का जो गैप है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस कहानी की वजह से ये आया, टकराया, खुद तो गया ही, इसको भी ले गया। इस कहानी की वजह से यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई। उस वैकेंसी को मान लेते हैं एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने भरा। अगर एक एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को भरेगा, अगर एक एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को भरेगा, तो कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज करेगा। मतलब कंटिन्यूअस एक्सरेज में तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज हो ही रहा था, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में भी पर्टिकुलरली 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलीज होगा। अच्छा, और साथ में एक और चीज बताऊं, 10 से ज्यादा और 10 से कम वाले नहीं होंगे। तो 10 पे अचानक से इंटेंसिटी तुम्हें ज्यादा दिखेगी जब तुम ग्राफ चेक करोगे। क्योंकि तुम इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बना रहे हो, तो जब तुम ग्राफ चेक करोगे तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि देखो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पूरा आगे तक का बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थोड़ी कुछ ज्यादा ही एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सरेज की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो तो हो ही रही थी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज वाले फोटोन भी एग्जैक्टली 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दिख रहे हैं कुछ। क्या वो 10.1 वाले भी होंगे? नहीं, 10.1 गैप इस टारगेट मेटल में तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या वो 9.9 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप तुम्हें दिख रहा है तो 9.9 और 10.1 तुम्हें नहीं मिलेगा इसमें। यानी कि पूरा ग्राफ नॉर्मल होगा, अचानक से सिर्फ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कुछ ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हें दिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक चीज और देखना, कुछ एटम्स ऐसे भी होंगे जिनमें एम शेल वाले ने भरा होगा इसको। मान लेते हैं दिस एनर्जी गैप इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जिसको अपन ने 10 माना था, इसको अपन 15 मान लेते हैं, ठीक है। लिख भी दूं क्या? इसको 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना, इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी कुछ ज्यादा होंगे, क्योंकि किसी किसी एटम में ऐसा हुआ होगा कि जब 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन ने आके के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया होगा, तो वैकेंसी जो क्रिएट हुई है वो एम शेल वाले ने भरी होगी। अगर एम शेल वाले ने के शेल में कूद के ये वैकेंसी भरी होगी, तो कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज हुआ होगा? 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज हुआ होगा। और अगर ये 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज हुआ होगा, तो कंटिन्यूअस एक्सरेज में भी 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन रिलीज हो रहे थे। मान लेते हैं विद दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ। 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाले वेवलेंथ से रिलेटेड है, सुनना। 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाले वेवलेंथ से रिलेटेड है, मान लेते हैं अपन लोग। तो 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये वाले वेवलेंथ के फोटोन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कंटिन्यूअस में तो रिलीज हो ही रहा था, लेकिन अब एक और रीजन है जिसकी वजह से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। कंटिन्यूअस में तो हो ही रहे थे रिलीज, अब इसकी वजह से भी 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले रिलीज हो रहे हैं। क्या 14 वाले भी रिलीज हो रहे होंगे? नहीं। क्या 16 वाले भी रिलीज हो रहे होंगे? नहीं, क्योंकि 10 के बाद सीधा 15 ही रिलीज हो रहा है। 10 के 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद अगला तुम्हें 15 ही दिख रहा है बस। तो तुम यहां से ऐसा बोल सकते हो कि अचानक से इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की भी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिखेगी, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की भी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिखेगी। तो जब तुम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ बनाओगे, तो तुम नॉर्मल चल रहे होगे, अचानक से कहीं कहीं पर तुम्हें इंटेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी। इसके पीछे रीजन ये होता है कि कंटिन्यूअस एक्सरेज की वजह से तो ऐसा बिल्कुल स्मूथ कर्व बन रहा होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह से भी रिलीज हो रही हैं, और जब वो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी रिलीज हो रही हैं, तो इनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा दिखेगी आसपास वालों से, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ दो रीजन से रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और बताऊं, ऐसा भी होगा कि जब या तो ये इलेक्ट्रॉन आके किसी एल शेल वाले को भी नॉक कर सकता था, ये आके के वाले से नहीं टकरा था, इससे टकरा जाता, तो वैकेंसी कहां क्रिएट होती? एल में क्रिएट होती। अगर वैकेंसी एल में क्रिएट होती तो कौन भरता? एम भरता या एन भरता या उसके आगे वाला भरता, ऐसे कुछ होता ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है लेकिन कि इसने आके के वाले को ही नॉक किया,
एल वाला कूद गया के में, तो अब वैकेंसी कहां क्रिएट हो गई? अब एल में क्रिएट हो गई, और जैसे एल में क्रिएट हुई तो एक और इलेक्ट्रॉन ने एल को भी भर दिया। ठीक है, अच्छा ये कितने एनर्जी का फोटोन होगा? कितने एनर्जी का फोटोन होगा? 5। 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां लाई करेगा? अच्छा 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी, यानी कि वेवलेंथ और बढ़ गई। तो यानी कि यहां कहीं वो वेवलेंथ होगा जिसपे 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाई कर रहा होगा। जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं एनर्जी इज 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस वेवलेंथ का होगा। ठीक है, और हमें यहां से दिख गया कि एग्जैक्टली एट 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देयर विल बी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी अचानक से ज्यादा दिखेगी। इंटेंसिटी अचानक से ज्यादा दिखेगी, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की भी इंटेंसिटी तुम्हें थोड़ी ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू अदर इंटेंसिटीज। तो ऐसा ग्राफ मिलता है, ऐसा ग्राफ मिलता है फॉर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को भी इंक्लूड कर लें। अच्छा एक और ग्राफ बना के बताता हूं, शायद तुम्हें और क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की इंटेंसिटी बना के बताओ, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की इंटेंसिटी बना के बताओ, देखना, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की इंटेंसिटी बना के बताओ। मतलब मुझे इस बार कंटिन्यूअस एक्सरेज से कोई लेना देना नहीं, सुनना, मुझे इस बार कंटिन्यूअस एक्सरेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ जो मैंने अभी पढ़ाया, आज पढ़ाया, इसमें तुम्हें किस किस वेवलेंथ की कितनी कितनी इंटेंसिटी दिखेगी मुझे ये बताओ। तो तुम बोलोगे कि मुझे 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन्स दिखेंगे, मुझे 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन्स दिखेंगे, और मुझे 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन्स दिखेंगे, और ऐसे ही कुछ कुछ फोटॉन्स दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे वेवलेंथ के फोटॉन्स दिख रहे हैं। तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैं बोलूंगा मुझे लैम्डा मिनिमम से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बार बोलूंगा कि मैं सीधा देखूंगा, चेक करूंगा, तो मुझे पता लगेगा कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसके फोटॉन्स दिख रहे होंगे, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अचानक से इंटेंसिटी दिखेगी, और इसके आसपास वाले फोटॉन्स की इंटेंसिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, फिर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, तो फिर मुझे एक कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगी जिसकी कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, और फिर आगे बढ़ूंगा तो कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी मिलेगी, फिर आगे बढ़ूंगा तो कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का ग्राफ बनाया जाए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का ग्राफ बनाया जाए, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की तुम्हें फोटॉन्स दिख रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी अचानक से नोट हो रही है, बाकी किसी की भी इंटेंसिटी तुम्हें नहीं दिख रही है। अब कंटिन्यूअस एक्सरेज का तुम्हें पता है कि कैसे ग्राफ होता है, तो दोनों की इंटेंसिटी जब साथ में नोट करोगे, साथ में चेक करोगे, तो ऐसा ग्राफ मिलता है। आई होप शायद तुम्हें अब ज्यादा समझ में आ गया हो। तो दिस इज टोटल एक्सरेज। टोटल एक्सरेज मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्लस कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये होता है अपन का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब एक नामकरण और कर देते हैं इनका, एक नामकरण और कर देते हैं। अच्छा पहली बात तो ये कि जो अपन 15 10 और ये लैब लेके जा रहे हैं, जैसे समझाने के लिए ले रहा था मैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये नहीं होता कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये 5 होगा, ऐसा तो है नहीं। एग्जैक्टली इसको भी 40 होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये। इनके कुछ नाम रखे जाते हैं। इस वाले फोटोन की अगर अपन बात करें, तो ये क्यों रिलीज हुआ है? क्योंकि एम से कोई कहां कूदा है? इलेक्ट्रॉन के में। इस वाले फोटोन की अगर मैं बात करूं, इस वाले फोटोन की अगर मैं बात करूं, फोटोन नीला था ना, ठीक है। इस वाले फोटोन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्यों निकला है? ये फोटोन इसलिए निकला है क्योंकि कोई के में कूदा है। कहां से कूदा है? एल से। इस वाले फोटोन की बात करूं, तो ये क्यों निकला है? क्योंकि कोई एल में कूदा है, और कहां से कूदा है? एम से। तो बेस्ड ऑन कहां से कूदा और कहां पहुंचा, इन फोटॉन्स के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां का ट्रांजिशन करके इसको रिलीज कर रहा है, उसके बेसिस पे इन एक्सरेज के नाम रखे जाते हैं। तो अब अपन नाम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को तुम बना लो, मैं नाम लिखता हूं। ठीक है, ऊपर वाला मैं हटा रहा हूं बस, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला हटा रहा हूं। एक काम करो, पूरा बना लो, उसके बाद में नाम लिखूंगा। पर ये ग्राफ को अभी खाली गत खत्म मत करना कि ग्राफ में नाम लिखना बाकी है। अभी नाम लिखूंगा मैं ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में नाम लिखना बाकी है, उस तरफ का बना लो, मैं उधर का मिटाऊंगा बस, ठीक है।
ग्राफ में अभी नाम लिखना बाकी है। ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो मैं नाम लिख के बताऊं कि एक्सरेज का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का एक नामकरण किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के नामकरण को कैसे किया जाता है कि हमारे पास सबसे छोटा शेल होता है के शेल, फिर हमारे पास होता है एल शेल, फिर होता है हमारे पास एम शेल। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, जो गैप होता जाता है ना, वो कम होता जाता है। ये तो तुम्हें पता ही है, हाइड्रोजन एटम में तुमने सीखा ही है। ठीक है, अब के में कूदने की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो एल से कूदा होगा, ये कौन कूदा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो फोटोन निकलेगा। ठीक है, या तो एम से कूदा होगा या एन से कूदा होगा। ठीक है, एल में अगर कूदने की पॉसिबिलिटी देखें तो या तो एम से कूदा होगा या एन से कूदा या और ऊपर। ठीक है, इसके हिसाब से। और अगर एम में कूदने की पॉसिबिलिटी देखें तो यहां से कूदा होगा। ठीक है, अच्छा, हर एक से करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकलेगा। फोटोन नंबर वन, फोटोन नंबर टू, फोटोन नंबर थ्री, फोटोन, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन निकाल रहा हूं। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, ये के में कूदने वाला सबसे पहला, सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है, सबसे कम एनर्जी की पॉसिबिलिटी है, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी है। तो के में कूदने वाली सबसे छोटी एनर्जी की पॉसिबिलिटी का नाम रखा जाता है, इसका नाम रखा जाता है के अल्फा एक्सरे। एक्सरे मतलब एक फोटोन के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड के अल्फा एक्सरे। इसका नाम रखा जाता है के बीटा एक्सरे। इसका नाम रखा जाता है के गामा एक्सरे। तो समझ ही गए होगे तुम लोग नाम का तरीका। नाम का तरीका यह है कि किसमें कूदे उससे इंपॉर्टेंट है, उससे मतलब है, किसमें कूदे वो इंपॉर्टेंट है, उससे मतलब है। तो किसमें कूदे, के में कूदे, तो नाम में के आएगा। नाम में क्या आएगा, अब डिपेंड करता है उसके आगे अल्फा जोड़ोगे कि बीटा जोड़ोगे कि गामा जोड़ोगे कि डेल्टा जोड़ोगे, वो डिपेंड करेगा इस चीज पे कि कहां से कूदे। सबसे छोटी पॉसिबिलिटी अल्फा नाम रख दो, उससे अगली पॉसिबिलिटी बीटा नाम रख दो, उससे अगली पॉसिबिलिटी गामा नाम रख दो। इस तरीके से अब इसमें बताओ, नाम में दोनों ही ये जो फोटॉन्स हैं ये एल में कूदने वाले हैं, तो दोनों के नाम में एल आएगा। सबसे छोटी पॉसिबिलिटी है एम से कूदने वाली, तो जब एम से एल में कूदेगा कोई, जब एम से एल में कूदेगा कोई, तो जो फोटोन निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एल अल्फा एक्सरे। और जब एन से एल में कूदेगा तो फोटोन विल बी कॉल्ड एल बीटा एक्सरे। लास्ट वाले का नाम शायद तुम समझ ही गए होगे, एम अल्फा। तो ये होता है नाम, ये होते हैं नाम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो लिख दो नाम, नेम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Names of characteristic X-rays based on transition of electrons. ठीक है, names of characteristic X-rays based on transition of electrons. ये क्यों हटा, चलो अच्छा सिर्फ नाम ही हटाया मैंने, नाम तो तुम्हें पता ही है किसका नाम क्या है। ठीक है, इसके अंदर ही तो मुझे मार्क करके बताना थे वो। ठीक है, अब तुम देखो, अब तुम देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, चलो यहां पर नहीं, यहीं पे बात करते हैं पहले तो। अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं, तो मुझे बताओ, लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के अल्फा, लैम्डा एल अल्फा और लैम्डा एम अल्फा में अगर मैं बोलूं कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, तो कैसा साइन लगेगा इनके बीच में। और सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के बीटा और लैम्डा के गामा, इनके बीच में भी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है, तो कैसा साइन लगेगा। ठीक है, एक तो ग्राफ से एक्चुअली मतलब नहीं है,
ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ग्राफ तो मैं बनवाऊंगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ग्राफ तो तुमसे। सोचो, अगर एनर्जी लेवल्स में बात करें, चलो पहले एक काम करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा इजी है, मतलब ये वाला सॉल्व करते हैं, लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के बीटा और लैम्डा के गामा में ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म्स में जरा मुझे बताओ, एनर्जी के टर्म्स में जरा मुझे बताओ यहां देख के कि एनर्जी के अल्फा, के बीटा और के गामा में किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। तो मैं दिख रहा होगा के अल्फा की इतनी एनर्जी है, के बीटा की इतनी एनर्जी है और के गामा की ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए तो के अल्फा की सबसे कम है, के बीटा की है, उसके बाद फिर के गामा की है। तो एनर्जी ऑर्डर इज के अल्फा, के बीटा, के गामा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज के अल्फा, के बीटा, के गामा, एनर्जी का। एनर्जी में अगर के अल्फा, के बीटा, के गामा असेंडिंग ऑर्डर है, तो वेवलेंथ में यही डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, वेवलेंथ में यही डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ के अल्फा ज्यादा होगी, फिर वेवलेंथ ऑफ के बीटा होगी और फिर वेवलेंथ ऑफ के गामा होगी, तो इनके बीच में सही साइन लगेंगे ऐसे। समझ में आया? अब इसी तरीके से हमें सोचना है कि लैम्डा के अल्फा, लैम्डा एल अल्फा और लैम्डा एम अल्फा में हम लोग किस टाइप के साइन बनाए। सोचो, तो तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा कि के अल्फा की एनर्जी ये है, एल अल्फा की ये है, एन अल्फा की ये है, कम होती जा रही है एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैप छोटा होता जाता है। तो हमें पता है एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा में एनर्जी कम होती जा रही है, मतलब एनर्जी का ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या, के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा, एनर्जी का डिसेंडिंग ऑर्डर है, के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा। तो वेवलेंथ का ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, सिंपल चीज, अपोजिट, वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर होगा, मतलब के अल्फा, एल अल्फा, एम अल्फा इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब हम छोटे से बड़े जा रहे हैं, ये लो। तो ये इनका सही रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, ये इनका सही रिलेशन कहलाएगा कि ऐसा इनके बीच में साइन हम लोग को लगाना चाहिए, ऐसा साइन इनके बीच में लगेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये सही ऑर्डर बन गया है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब तो मैं सिंपल से ग्राफ में तुमसे पूछ सकता हूँ कुछ इस टाइप की चीजें। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुम लोग से, एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। चलो इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि मैंने एक्चुअली तुम्हें समझा ही दिया है, अब उसको मैं सिर्फ ग्राफ में पूछूंगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा, कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ बनाई जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है। जो पहले हमने ग्राफ बनाया था वो इनकम्प्लीट ग्राफ था, ऐसे बहुत सारे पीक्स आते हैं। हम अभी लेकिन दो पीक बना के चल रहे हैं, ठीक है, हम बहुत सारे नहीं बनाएंगे, दो पीक बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं वीपी बढ़ाऊं, वीपी अगर इंक्रीज करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, वीपी को अगर मैं इंक्रीज करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली रहेगा कि वीए को इंक्रीज करूं तो ग्राफ कैसा रहेगा, ठीक है। या एक काम करें, वीपी और वीए दोनों बढ़ा दें तो ग्राफ कैसा रहेगा। नहीं छोड़ो, सिर्फ वीपी बढ़ाओ पहले, फिर देखी जाएगी। वीपी बढ़ाएंगे तो ग्राफ कैसा रहेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज, वीपी बढ़ाने पे ये वाली वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं होती है। वीपी बढ़ाने पे ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, जिस वेवलेंथ पे तुम्हें पीक मिला था पहले, उसी वेवलेंथ पे अभी भी पीक मिलेगा, और ग्राफ कुछ ऐसा। वीपी को इंक्रीज करने पे ऐसा ग्राफ बनता है, हम इधर लिख सकते हैं वीपी इंक्रीजेस, ऊपर जाने पे ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, वीपी के बढ़ाने पर ग्राफ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। बाकी तुम नोट कर लेना कि वीपी वन, वीपी टू करके अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और बहुत ग्राफ बना रहा हूं, ये है कैरेक्ट सॉरी एक्सरेज का ग्राफ, टोटल कंटिन्यूअस प्लस कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दूं तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहली चीज तो मैं पता है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने पे जो मिनिमम वेवलेंथ होता है वो क्या करता है, वो पीछे सरक जाता है। मिनिमम वेवलेंथ पीछे सरक जाता है, मतलब यहां कहीं आ जाएगा, यहां अगर मिनिमम वेवलेंथ आ गया तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मुझे ये बताओ, ये पीक सरकेंगे कि नहीं सरकेंगे, क्या ये भी साथ साथ पीछे सरक जाएंगे, नहीं, जब तक हम मेटल चेंज नहीं करेंगे ये अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो मैं यही यहां पर बताना चाह रहा था कि अगर ये कोई भी वेवलेंथ है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, जिसपे पीक मिल रहा है, तो लैम्डा वन और लैम्डा टू अपनी जगह से नहीं हिल सकते जब तक तुम जब तक तुम मेटल को चेंज ना कर दो। जब तक तुम मेटल को चेंज नहीं करोगे, लैम्डा वन, लैम्डा टू अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तुम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओ या प्रोडक्शन वोल्टेज बढ़ाओ,
एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने पे भी ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है, लेकिन ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा पीछे भी शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्शन वोल्टेज बढ़ाने पे स्टार्टिंग पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलता, ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। पर इन दोनों के ही बढ़ाने से लैम्डा वन लैम्डा टू को तुम कुछ नहीं कर सकते, अपनी जगह से नहीं मूव करा सकते, क्योंकि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टारगेट मेटल। जहां पर पीक मिल रहा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टारगेट मेटल, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मेटल है तो हम इसको नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, चलो। चलो, तो दैट्स इट नहीं, दैट्स इट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यूअस एक्सरेज में जैसा मैंने बताया था सिर्फ एक ही फॉर्मूला था। कौन सा? कंटिन्यूस एक्सरेज में एक ही फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था? जो हम लोग ने लिखा था ना, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू 12,400 वोल्ट अपॉन बी ए एंगस्ट्रॉम, ऐसा करके फॉर्मूला बना था हमारा। ठीक है, वो सिर्फ एक अकेला फॉर्मूला था कंटिन्यूस एक्सरेज में। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में थ्योरेटिकली हम लोग ने काफी सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन शायद तुम लोग को ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि इसके अंदर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप की कैलकुलेशन की जा सकती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइप की कैलकुलेशन की जा सकती है, मतलब कि अगर हमें ये एनर्जी गैप्स पता हो, अगर ये एनर्जी गैप्स पता हो तो हम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्सरे की एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्सरे का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली वही चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वही चीज हम लोग को पढ़ना है कि अगर हम लोगों को के अल्फा एक्सरे की या के बीटा एक्सरे की या के गामा एक्सरे की, एल अल्फा या एल बीटा या एम गामा, इनकी एनर्जीज निकालना होंगी फॉर अ गिवन मेटल, मतलब जेड की वैल्यू अगर मैं दे दूं फॉर अ गिवन मेटल, अगर इनकी एनर्जीज पूछेंगे तो फिर कैसे निकाली जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग को वही पढ़ना है। इस चीज को पूरा नोट कर लो, जो कुछ भी अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं पूरा बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, पूरा नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो पढ़ना हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर ही है, लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। मुझे एक ग्राफ बना के बताओ, चलो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को भूलो पहले। फॉर एच लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे एक ट्रांजिशन से मतलब है NH इक्वल टू 2 से NL इक्वल टू 1, जब भी ऐसा कोई ट्रांजिशन होता है, हाइड्रोजन लाइक बोल दिया मतलब Hg प्लस Li2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस C5 प्लस N6 प्लस O7 प्लस, सब इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब Z की रैंडम वैल्यू लेके चलना है। ठीक है, Z को Z लेके चलना है। तो अगर उनमें NH इक्वल टू 2 से NL इक्वल टू 1 में एक ट्रांजिशन होता है, एक ट्रांजिशन होता है अगर ऐसा, यानी कि 2 से 1 में आएगा और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एक फोटोन रिलीज होगा। तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं न्यू बोलूं, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं न्यू बोलूं, तो मुझे यहां पर रिलेशन बना के बताओ कि रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ये मुझे करके बताना है। हाइड्रोजन लाइक एटम का क्वेश्चन है तो आराम से किया जा सकता है, बहुत टफ नहीं होता। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, तो वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1 अपॉन NL स्क्वायर -1 अपॉन NH स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन को तुम एच न्यू लिख सकते हो, तो एच न्यू इज कमिंग टू बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। अब मैं एनएल और एनएच की वैल्यू डाल रहा हूं। एनएल की वैल्यू कितनी है? 1, एनएच की वैल्यू है 2, तो ये बन गया 1 और 4। यहां से न्यू की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3/4, और यहां से एच भी नीचे जाएगा, तो ये एक पूरा नंबर बन रहा है ब्रैकेट में।
मतलब अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, रूट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ पूछा ना मैंने। तो अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो ग्राफ बन रहा है रूट न्यू इज इक्वल टू जेड इंटू कोई कांस्टेंट। इसका ग्राफ बनाना है रूट न्यू वर्सेस जेड का, तो तुम्हें दिख रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ बनाता हूं अंडर रूट ऑफ न्यू एंड जेड, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। न्यू यहां डिनोट करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिलीज्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। ठीक है। और रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड, न्यू नहीं है प्रोपोर्शनल टू जेड, रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है। अब एक आदमी था मोजली नामक, उसने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने बोला कि मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए चेक किया एक दिन बैठ के। तो उसने बोला कि मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए चेक किया तो मुझे लगा कि अरे रूट न्यू तो प्रोपोर्शनल टू जेड आ रहा है। वेरी गुड। फिर उसने बोला कि मैंने एक्सरेज के लिए भी सेम चीज चेक करी कि देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है रूट न्यू वर्सेस जेड का, रूट न्यू वर्सेस जेड का। अच्छा, जब हम लोग एक्सरे की बात करते हैं तो हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 1। जैसे 2 to 1 ट्रांजिशन को हाइड्रोजन एटम में पता है क्या बोला जाता था? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोला जाता था फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ऐसा इसको नाम दिया जाता था, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लेकिन जब हम लोग एक्सरेज की बात कर रहे हैं तो 2 to 1 ट्रांजिशन मतलब सेकंड हाईएस्ट ऑर्बिट से, सेकंड हाईएस्ट नहीं बोलना, लोएस्ट ऑर्बिट में यानी कि ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आना है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उस ट्रांजिशन को हमने क्या नाम दिया इसके अंदर, उस ट्रांजिशन को हमने यहां पर नाम दिया है, उस ट्रांजिशन को हमने यहां पर नाम दिया है के अल्फा। तो मोजली ने एक ग्राफ बनाया फॉर के अल्फा। जैसे हम लोग ने ये ग्राफ किसके लिए बनाया, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, उसी को इसके अंदर एक्सरेज में क्या नाम दिया जाता है, के अल्फा एक्सरेज। ठीक है। तो के अल्फा के लिए ग्राफ बनाया उसने, और उसने ये नोटिस किया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन Z की हायर वैल्यूज के लिए ही एक्सरेज निकलती हैं, तो Z की हायर वैल्यूज से ही उसने स्टार्ट किया ग्राफ को, बट ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है। और अगर मैं इस ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करूं, एक्सरेज नहीं निकलती है पीछे वाले ग्राफ पीछे, बट अगर मैं ग्राफ को एक्सटेंड करूं, अगर मैं ग्राफ को एक्सटेंड करूं तो ये यहां पर कट कर रहा है इसको, और दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1। ये वैल्यू जो आ रही है ये 1 आ रही है। तो उसने रूट न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ बनाया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, उस स्ट्रेट लाइन को पीछे एक्सटेंड किया तो वो 1 पे एक्स एक्सिस को यानी कि जेड एक्सिस को काट रहा था। मतलब अगर यहां से तुम्हें बोला जाए कि समझदार बच्चों बताओ कि ग्राफ कैसा बन रहा है, तो तुम बोलोगे अगर ये ग्राफ का स्लोप है ए, अगर इस ग्राफ का स्लोप है ए, तो ग्राफ का इक्वेशन है ए इंटू जेड माइनस वन। तो ग्राफ का इक्वेशन है ए इंटू जेड माइनस वन। के अल्फा एक्सिस, दोनों कहानी क्या है, उसने फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए ग्राफ बना के देखा, अरे रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम, एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम, और हमारे पास जो एटम है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वाला है। तो डायरेक्टली वो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके अंदर बोर्स मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते जो हमने सीखा था, वो बोर्स मॉडल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने एक्सपेरिमेंटली चीजें कैलकुलेट करी। उसने के अल्फा एक्सरेज, के अल्फा एक्सरेज अलग अलग एटम, अलग अलग टारगेट मेटल्स के लिए, अगर टारगेट मेटल्स अपन चेंज करते जाए, अलग अलग टारगेट मेटल्स के लिए अलग अलग जेड की वैल्यूज के लिए उसने फ्रीक्वेंसी निकाली के अल्फा एक्सरेज की, उसका रूट लिया और ग्राफ बना के देखा। तो उसने बोला सेम टू सेम, सेम टू सेम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिफरेंस इज कि अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये तो वैसे ही हायर जेड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ग्राफ, तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये z इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है। ठीक है। अगर ये z इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है और अगर इसका स्लोप मैं a मान लूं, तो इक्वेशन बिटवीन देम इज ये वाली रूट न्यू इक्वल टू a इंटू जेड माइनस वन। तो याद रखो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर के अल्फा एक्स रेज, याद रख सकते हो। या एक काम करो, इसको याद मत रखो, मैं तुम्हें एक दूसरी इक्वेशन बताऊंगा, वो याद रखना, इसको याद मत रखो। ठीक है। तो मोजली ने के अल्फा के लिए किया, मोजली ने एक बार जब के अल्फा के लिए कर लिया तो उसने बोला कि अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज मिली है, तो चलो के बीटा के लिए भी करके देखते हैं, के गामा के लिए भी करके देखते हैं, सबके लिए करके देखते हैं। तो उसने सबके लिए करके देखा। जब उसने सबके लिए करके देखा तो उसने एक लॉ दिया, जब उसने सबके लिए करके देखा तो उसने एक लॉ दिया, और उसने लॉ ये दिया कि रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल, इज इक्वल टू
ए इंटू जेड माइनस बी। अच्छा, इस वाले का नाम एक काम करते हैं अपन ए अल्फा रख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है ना वो चेंज होता जाता है। तो हमने जो जो ए निकाला है किसके लिए निकाला है, के अल्फा एक्स रेस के लिए, स्लोप स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप हमने मान लिया के अल्फा एक्स रेस के लिए निकाला है ना ये, तो स्लोप की वैल्यू ए अल्फा मान लेते अभी के लिए, कुछ नहीं ऐसा नहीं अपन मर्जी से कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होता है रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब ए और बी दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है, क्योंकि तुम के अल्फा की बात कर रहे हो, के बीटा की बात कर रहे हो, एल अल्फा की बात कर रहे हो, एल बीटा की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मोजलीज लॉ। पहली चीज तो ये कहलाता है मोजली का लॉ। ठीक है, वेयर ए एंड बी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। टाइप मतलब समझ गए ना, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, अच्छा, पर उसकी वैल्यू भी पता है, वैल्यू पता है ऐसा नहीं है। फॉर के अल्फा, अच्छा नाम पहले रख देते हैं, इनका नाम रखा है, कुछ नाम भी बता देते हैं। ए इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ, इज स्लोप ऑफ रूट न्यू वर्सेस जेड ग्राफ। बी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ऑफ द सेम ग्राफ। ठीक है, लेकिन बी का एक और नाम भी रखा जाता है, बी का एक और नाम भी रखा जाता है, बी इज ऑल्सो कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट। बी इज ऑल्सो कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट। क्यों बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बस बता रहा हूं मैं, ठीक है बता रहा हूं। हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसा आंसर क्यों आया। ठीक है, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली आंसर नहीं निकाल सकते, थ्योरेटिकली बस समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छा कुछ वैल्यूज और याद रख लेते हैं कि फॉर के अल्फा हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि जब हम के अल्फा का बना रहे थे तो ये जो था लाइन, ये एक्स इंटरसेप्ट कितना बना रहा था, 1, यानी कि बी की वैल्यू पता है। तो फॉर के अल्फा बी तो 1 डाल ही देना, बी इक्वल टू 1 डाल देना। ठीक है, डाल देना। और ए इज इक्वल टू 3RC/4 का रूट डाल देना। अब ये आर क्या है छोड़ो, नहीं बता रहा, ए नहीं, ए मत डालना, ए बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फॉर के अल्फा बी की वैल्यू 1 डाल देना। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, के अल्फा लाइन की बात चल रही होगी तो बी की वैल्यू 1 डाल देना। ए की वैल्यू अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बताता हूं। अच्छा, अब बात करते हैं के बीटा के लिए बी की वैल्यू क्या होगी। के बीटा के लिए बी की वैल्यू होती है 7.4। ये जो वैल्यूज होती है ना ए और बी, एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं। कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, बहुत छोटा लिखा है लेकिन समझ में आ जाना चाहिए बस कि क्या लिखा है। कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ए और बी जो होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करे जाते हैं। बी की वैल्यू 1 होती है के अल्फा के लिए, उसके अलावा किसी की याद रखना नहीं है, किसी की याद नहीं रखना। के अल्फा के अलावा किसी की याद नहीं रखना है तुम्हें। के बीटा के लिए बता देता हूं मैं, 7.4 होती है। कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, बट एक चीज होती है, बहुत सारी बुक्स में एक गलत तरीका दिया होता है, एक गलत तरीका दिया होता है जिसके थ्रू बताते हैं कि बी की वैल्यू 1 कैसे आई। इसके थ्रू बता देते हैं वो लोग कि बी की वैल्यू 1 कैसे आई, बट वो गलत तरीका है। ठीक है, वैसे मत याद रखना। शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब हम समझ सकते हैं वैसे, बट बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम वैसे। सुनते जाओ क्या है वो तरीका, और ए की वैल्यू क्या है उस पर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है उस पर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें तुम्हें ए की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादातर क्वेश्चन में ए की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इस चीज को नोट कर लिया ना तुमने, जो भी लिखा था मैंने। ठीक है, आई होप कर लिया हो। आगे बढ़े। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ए की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। सर ऐसे कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमें जेड दिया होगा और फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो बिना ए की वैल्यू के हम कैसे निकाल लेंगे। तो वो क्या करेगा, वो 2 जेड देगा और एक नॉन फ्रीक्वेंसी दे देगा। 2 जेड देगा और एक नॉन फ्रीक्वेंसी दे देगा, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होंगे कि फॉर के अल्फा इफ वी कंपेयर टू एटम्स या टू मेटल्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ
न्यू वन बाय न्यू टू, ए कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू Z1 - 1 डिवाइडेड बाय Z2 - 1। अच्छा, अंडर रूट ऑफ न्यू वन माइनस न्यू टू को एक चीज और लिख सकते हैं, पता है क्या? अंडर रूट ऑफ λ2 बाय λ1। तो या तो इतना पार्ट ऑफ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, या इतने पार्ट ऑफ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, पर इससे तुम आंसर निकाल लोगे। अच्छा, न्यू वन बाय न्यू टू को λ2 बाय λ1 कैसे लिखा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या होता है? सी बाय लैम्डा होता है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए न्यू टू बाय न्यू वन को λ2 बाय λ1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन याद रख सकते हो तुम, जब भी तुम दो को कंपेयर कर रहे हो, एक ही जरूरत ज्यादातर तुम्हें नहीं पड़ेगी। ठीक है। बी शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, उस पर मैं आता हूं। एक ही वैल्यू बाय चांस तुम्हें नहीं दिया है, बाय चांस कंपैरिजन नहीं दिया है, एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ी गई है, ठीक है। इफ यू नीड ए टू सॉल्व क्वेश्चन, सिर्फ तभी करना अगर तुम्हें एक ही जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसा मैंने एक दो बुक में ही बस देखा है, कभी ना कभी। जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ जाए। कहीं कहीं एक दो बुक में मैंने देखा है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो तुम एक ही वैल्यू इससे निकाल सकते हो। देखना, ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RC 1/NL², 1/NH²। तुम्हें याद है आर एक रिडबर्ग्स कांस्टेंट नाम की चीज थी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन करी थी, और इसकी वैल्यू थी शायद इतनी इतनी थी 1.097, 1.1 के आसपास थी, 1.1, नियरली 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये एक ही वैल्यू थी, ठीक है। ये एक ही वैल्यू थी, एक ही वैल्यू ये तुम यूज कर सकते हो। अच्छा, एनएल और एनएच क्या है? डिपेंड करता है। जैसे मान लो तुम के अल्फा की बात कर रहे हो, तो तुम कहां से कहां तक के ट्रांजिशन की बात कर रहे हो? 2 से 1, 1 और 2 डाल दो। तुम के बीटा की बात करो, 1 और 3 डाल दो। के गामा की बात करो, 1 और 4 डाल दो। समझ गए? बट जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर वही है जो ऊपर है, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इसकी जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आगे मैं बताने वाला हूं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरफ वाला नोट कर लो ताकि मैं उसको और बताऊं। जल्दी इधर का नोट कर लो। कि शील्डिंग कांस्टेंट एग्जैक्टली होता क्या है, उसको समझते हैं अपन। न्यूक्लियस हैविंग चार्ज Ze, पहला ऑर्बिट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑर्बिट हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ऑर्बिट जिसमें और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है, अभी मैं नहीं बना रहा हूं उसे, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं के अल्फा लाइन की, तो के अल्फा लाइन का मतलब क्या होता है? के अल्फा लाइन का मतलब होता है ट्रांजिशन होगा एल से के में। एल से के में ट्रांजिशन के लिए के में से एक इलेक्ट्रॉन गायब करना पड़ेगा, पहले कर दिया लो। अब एल में, अब के में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। के में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। अब किसको आना है अंदर? किसको अंदर आना है? हम बोल सकते हैं एक एल शेल के इलेक्ट्रॉन को के में आने का मन है, ठीक है। एल शेल के इलेक्ट्रॉन को के में आने का मन है, तो शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि तुम अगर इसको गौर से देखोगे तो इफेक्टिव, सोचना, इफेक्टिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को कितना दिख रहा है अट्रैक्शन का। ये इलेक्ट्रॉन अंदर आने वाला है, तो इसको इफेक्टिव चार्ज कितना दिख रहा है जो यहां पर इसको सेंटर की तरफ या के शेल की तरफ पुल कर रहा है। तुम बोल सकते हो कि ये प्लस जेडी चार्ज है, प्लस जेडी चार्ज है जो इस वाले इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। लेकिन और से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी गोल गोल घूम रहा है यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए इधर पर इफेक्टिव चार्ज कितना दिख रहा है? प्लस जेडी माइनस ई। एक इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो हम बोल सकते हैं इफेक्टिव चार्ज दिख रहा है Z-1 इंटू ई। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या मिल जाता है? Z-1 मिल जाता है। ये तरीका अच्छा है शील्डिंग कांस्टेंट को समझने का। शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट हम इस वैल्यू को बोलते हैं, ये वाली
ये वो वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाह रही, ये वो वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देना चाह रही, ये वो वैल्यू है जो एल शेल के इलेक्ट्रॉन को के में नहीं आने देना चाह रही। जब हम के अल्फा की बात करते हैं तो दैट शील्डिंग कांस्टेंट इज ओनली वन, दैट शील्डिंग कांस्टेंट इज ओनली वन, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज को हम समझ सकते हैं कि अच्छा जेड चार्ज सेंटर पे है और एक ई चार्ज उसके आसपास घूम रहा है, तो इस एल को अंदर आना है, एल तो ऑलरेडी इन दोनों के बाहर है, तो एल को अंदर आना है तो उसको इस जगह पर टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, जेड माइनस वन, यानी कि जेड ही तो उसको खींच रहा है, लेकिन शील्ड कौन कर रहा है, आने कौन नहीं दे रहा, वन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं आने दे रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं हम लोग कि नहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कूदने वाला है, इधर का इलेक्ट्रॉन एक आना चाह रहा है, कहां तक आना चाह रहा है, यहां तक आना चाह रहा है। ठीक है, इधर का इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, जब एक इधर का इलेक्ट्रॉन यहां आना चाह रहा है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके इसको शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के आसपास शील्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर बनाई है, तो तुम्हें पता है 8 यहां के हैं और एक यहां का है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर शील्ड बनाई है, 9 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर शील्ड बनाई है, लेकिन शील्डिंग कांस्टेंट 9 नहीं कहलाता है, 7.4 होता है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ तरीका अच्छा है समझने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर शील्ड बना ली है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर शील्ड बना ली है, ये तरीका अच्छा है समझने के लिए कि तुम जितना दूर से आ रहे होगे उतनी बड़ी शील्ड दिखेगी, जितना पास से आ रहा होगा उतनी छोटी शील्ड दिखेगी, तुम्हें जहां तक जाना है उससे मुझे मतलब है। ठीक है, जैसे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहीं तक आना होता, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सिर्फ यहां तक आना होता, तो फिर उसको इस वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, यहां के इलेक्ट्रॉन से, यहां पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होते, इमेजिन करना यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते और यहां एक वैकेंसी किसी तरह क्रिएट हो जाती, तो इसको यहीं तक आना है, इसको अगर यहीं तक आना है तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, इन दो से हम बोलेंगे शील्डिंग कांस्टेंट कुछ नया आएगा, क्योंकि यहां तक आने के लिए शील्डिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे करके शील्डिंग कांस्टेंट को समझा जा सकता है। शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इफेक्टिवली मिलके न्यूक्लियस के आसपास एक शील्ड बना के रखी है और बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको कहीं नोट भी कर सकते हो तुम। शील्डिंग कांस्टेंट कैन थ्योरेटिकली बी अंडरस्टूड एज द शील्ड due to all the electrons that are around the nucleus, due to all the electrons that are around the nucleus, which are preventing outer shell electron to enter the inner shell, which is preventing the outer shell electron to enter the inner shell। ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हैं। समझ में आ गया, ऐसे नहीं समझ में आ रहा हिंदी में लिख लो, क्या लिख लो कि भाई बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में ये इलेक्ट्रॉन नाटक कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। ठीक है, क्या आनाकानी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं नेगेटिव चार्ज है हमारा, हम नहीं आने देंगे इसको, बट न्यूक्लियस क्या बोल रहे हैं, हम तो पॉजिटिव है, हम तो आने देंगे। तो इफेक्टिव जेड तो खींच रहा है, लेकिन शील्ड जो लोग बना रहे हैं ना उसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज शील्डिंग कांस्टेंट, बट अगेन हमें इसको ऐसे समझने की जरूरत इसलिए भी नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए समझाया क्योंकि ऐसे कई सारी बुक्स में बोला जाता है कि बी की वैल्यू निकाली जा सकती है, और किसी किसी बुक में तो लिख भी देते हैं बी इज इक्वल टू 8। क्यों, एक यहां था, 8 यहां थे, अच्छा 9, बी इक्वल टू 9 ऐसे लिख भी देते हैं, बट गलत है। ठीक है, वो गलत तरीका। तरीका क्या है सही, तरीका यह है कि हम सिर्फ इसको समझ सकते हैं ऐसे, बी की वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंटली जाती है, बट पहले वाले के लिए बी की वैल्यू जरूर 1 आती है, पहले वाले के लिए बी की वैल्यू जरूर 1 आती है, कि जब हम के अल्फा के लिए बात करते हैं तो बी की वैल्यू 1 आती है। और उसके अलावा मैंने बोला ना तुम्हें कोई सा याद रखने की जरूरत नहीं, और सच बताऊं तो तुम्हें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने आज तक किसी एग्जाम में नहीं देखा, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने बुक्स में देखा है, जिसमें एक ही एक्चुअली जरूरत पड़ जाती है यहां से वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में डालने की, किसके, रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जरूरत नहीं पड़ती है नहीं तो जनरली इसकी। ठीक है, सिर्फ इसकी जरूरत पड़ती है और इसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और बस ये एक्सरसाइज में इतना ही है, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने बोला ना, कितने फॉर्मूले थे कंटिन्यूअस एक्सरे में, एक, कितने फॉर्मूले हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में, एक, ये बस। तो एक फॉर्मूला है तो मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें भी एक फॉर्मूला है, क्या क्वेश्चन बनाऊंगा। तो क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकली ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम वालों को भी पता है मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेगा, आंसर निकाल लेगा बच्चा। तो इसलिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्योंकि बहुत सारा पढ़ा हमने। ठीक है, तो इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसके ऊपर रेदर देन न्यूमेरिकल्स। बट आई होप तुम्हें पूरी तरीके से एक्सरेज समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग एक्सरेज को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे एक्सरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सायोनारा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर।